हेलो साथियों, नमस्कार। नारायण स्टडी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज साथियों हम देखेंगे राजस्थान इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न, और इनमें काफ़ी मैंने मेवाड़ के इतिहास से ऐड किए और कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करते करें अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपना प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चवरी, एकलिंग का मीरा मंदिर और रणकपुर मंदिर किसने बनवाए थे? सबसे पहले कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चवरी, एकलिंग का मंदिर, रणकपुर के मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह राणा कुंभा ने बनवाए थे। किसने बनाए थे? राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा मेवाड़ का वह शासक है जिन्होंने 84 दुर्गों में से कितने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया। फिर राणा कुंभा था, उन्होंने एक युद्ध था जिसे हम कह सकते हैं सारंगपुर का युद्ध, और वो 1437 के आसपास लड़ा गया है। और इस युद्ध में कुंभा की विजय होती है, और कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके बाद साथियों, और इस विजय स्तंभ के रचनाकार कवि अत्रि और मेस है। और कवि अत्रि की मृत्यु हो जाती, इसके बाद उनका पुत्र कवि मेस भट्ट ने इनको पूर्ण किया। अब दूसरा, चित्तौड़ के दूसरे शाख के समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो चित्तौड़ के दूसरे शाख में मेवाड़ का राजा कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से जुड़ी मैं बातें आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा साथियों, कि लगभग टाइम था अपने सांगा के बाद रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद लगभग रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है 31 में, और उसके बाद यहाँ पर विक्रमादित्य का शासन आता है। और उस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है लगभग 1400 के बाद 1535 के आसपास होता है। कब होता है? 1535 के आसपास होता है। रानी करमवती ने किया था। किसने किया था? रानी करमवती ने किया था। दूसरा शाखा रानी करमवती ने किया था गाइस। इसके पश्चात साथियों नेक्स्ट है कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? मिट्टी की मूर्तियां, प्रश्न क्या आया हमारे सामने कि मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य जो केंद्र है, एक केंद्र और एक मुख्य केंद्र होता है, वो मोलेला राजसमंद में है। कहाँ है? मोलेला राजसमंद में। राजस्थान मिट्टी की मूर्तियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? मोलेला राजसमंद में है। इसके बाद नेक्स्ट कॉल की ओर बढ़ते हैं साथियों, अपने टॉपिक की ओर। नेक्स्ट वाली आया है कि किस शासक को मेवाड़ का बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ में बहुत साहित्य का भी विस्तार हुआ, और एक प्रकार से माना जाता है कि इन्होंने बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको दिया जाता है? महाराणा कुंभा को दिया जाता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, महाराणा कुंभा को दिया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट वाले कि व्यास परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी, व्यास, सतलज नदियों का जल का उपयोग करना है। ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो परियोजना है वो एक तो पंजाब से संबंधित है, दूसरा हरियाणा से संबंधित है, तीसरा राजस्थान से संबंधित है। और दोस्तों मैं वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने एक प्रकार से लेके आया हूँ, बहुत निचोड़ कर प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आपके लिए मैं आशा करता हूँ ये फायदेमंद होगा, और आपको ये जो सेशन है अपना, ये वीडियो है, अच्छा लगता होगा। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? सर टॉमस रो नाम का एक व्यक्ति है और विद्वान है जिन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय कहाँ दिया था? मेघनीत दुर्ग अजमेर में। मेघनीत दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। इनमें आपका दो प्रश्न हो गए, एक तो सर टॉमस रो ने परिचय कहाँ दिया, तो कि भाई मेघनीत दुर्ग अजमेर में, और किसको दिया था? जहांगीर को दिया था। और मेघनीत दुर्ग कहाँ है? अजमेर में बना हुआ है। और यहाँ पर अकबर से जुड़े हुए कुछ स्थान भी हैं। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम रियासती कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, और उसके साथ अंतिम
अंतिम रूप से माने कि अंतिम रियासत कौन थी जिन्होंने संधि की थी, तो बहुत ही सिरोही भैया। कौन सी थी? सिरोही। इसके पश्चात नेक्स्ट आया प्रश्न कि उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद्य कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद ये हो गया आपका। इसके बाद प्रश्न आया है कि कानपुर, सिसाराम, जामर कोटड़ा आदि स्थल किस खनिज का मुख्य संबंधित है? तो रॉक फास्फोर्ट से संबंधित है। कानपुर, सिसोर, जामरा कोटड़ा आदि किससे संबंधित है? रॉक फास्फोर्ट। गुइल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? नागदा थी। कहाँ थी? नागदा। नागदा के बाद इन्होंने चेंज कर दी और चेंज करने के बाद कहाँ आ गई? अहाड़ कर दी थी। अहाड़ करने वाले भाई राजा का नाम था, क्या नाम था? राजा अलट नाम था। क्या था? राजा अलट, जिन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया? किसका? नौकरशाही का गठन किसने किया? तो राजा अलट ने किया था। इसे आलूराव भी कहा जाता है। आलूराव इनकी उपाधि थी और भीलों ने इनको आलूराव की उपाधि दी थी। और इन्होंने ये अहाड़ जो था मतलब दूसरी जो राजधानी थी, नागदा प्रारंभिक राजधानी थी। बप्पा रावल के समय नागदा राजधानी हुई थी। और फिर अहाड़ राजधानी बनाने वाले अलट थे और इन्होंने व्यापारिक केंद्र को देखते हुए इस राजधानी को बनाया। मतलब अपने 3-4 प्रश्न को कंप्लीट हो गए। कि नागदा के बाद जो अहाड़ राजधानी बनाई वो किस कारण बनाई थी? तो कि भाई व्यापारिक केंद्र के कारण। किसने बनाई थी? तो कि अलट ने बनाई थी। अलट ने नौकरशाही का गठन किया। सारी चीज़ों को आज लेकर हम बड़े विस्तार से पढ़ने वाले। किस ज्योतिष ने कहा था कि इस समय में होने वाले युद्ध में बाबर की ग्रह अनुकूल नहीं है, तब विजय में संदेह है? शेख मोहम्मद शरीफ ने कहा था। ये जब आपने कभी कहीं देखा होगा कोई वीडियो वगैरह में, तो उनमें एक ज्योतिष होता था। उन्होंने कहा कि आप कभी महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप से मत भिड़ना, नहीं तो आपकी मृत्यु तय है। इसलिए अकबर लगभग महाराणा प्रताप के सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मतलब वह लड़ता रहता था, परंतु वह उनकी सेनाओं के साथ लड़ता था। एक प्रकार से माने तो वह खुद नहीं लड़ता था, वह सेनापतियों को भेजता था, लड़ता था। इस प्रकार ये शेख मोहम्मद शरीफ ने कहा था कि इस समय युद्ध में बाबर का ग्रह अनुकूल नहीं है, इस विजय में संदेह था। इसके बाद नेक्स्ट वाला आता है आपका एकलिंग जी महामात्य का भाग क्या कहलाता है? राजवर्णन। क्या कहलाता है? राजवर्णन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके पश्चात ये राजवर्णन कहलाता है। इसके वजह नेक्स्ट वाले किस मेवाड़ी राजा ने सर्वप्रथम जीव हिंसा बंद करवाई थी? जीवों की हिंसा बंद कराई थी, वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। समर सिंह ने। किसने? समर सिंह ने जीवों की हिंसा बंद कराने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे। मेवाड़ के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट भाई आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर कि पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी जाती है? हाल गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये उपाधियां इनको दी जाती, क्योंकि राणा कुंभा ने पहाड़ी दुर्गों पर विजेता हुए थे। मेवाड़ का पितृहंता राजा कौन थे? मेवाड़ का पितृहंता उदा थे, क्योंकि उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। कब की थी? 1468 में उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा शिव जी की पूजा करते थे और उस टाइम में उदाया और उदा ने पीछे से बाहर कर दिया, उनको मार दिया और भगवान जैसे पवित्र स्थान पर उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। इस प्रकार इनके साथ अन्य में जो आपको कहना चाहूँगा कि चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है, क्योंकि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आता हूं मैं साथियों। अपने मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा सांगा का राज तिलक कब किया गया? मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का राज तिलक कब गया? एक तो 1509 में किया गया, एक 1517 में किया गया। राजस्थान के वह लोकदेवता जिसने मुहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया था? गोगाजी महाराज ने मुहम्मद गजनी के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू देद्रेवा में। और गोगाजी जो मंदिर वगैरह बना हुआ है वो एक हनुमानगढ़ में बना हुआ है, जहाँ हमें धूमर मेड़ी वगैरह कहते हैं। और
गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बनी हुई है। तो ये भी बातें याद रखना, ध्यान रखने योग्य बात है। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ को राजस्थान में विलय कब किया गया? ये देखो स्वतंत्रता के टाइम में ये अजमेर अंग्रेजों के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और उस केंद्र शासित प्रदेश को अपने जब राजस्थान का विलय किया, राजस्थान का जब एकीकरण किया था, उस टाइम में इनको कब शामिल किया गया? 1956 में। पहले क्या हुआ था, जैसे ही अपने देश आज़ाद हुआ फटाफट मतलब अपने जो देश के नेता थे उन्होंने राज्य को एक प्रकार से अपने अधीन करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम में ये शर्त हुई थी कि जो कोई भी रियासत है वो स्वतंत्र रह सकती हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती हैं, भारत का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए अपने भारत के राजनेताओं को ये था कि कहीं अपनी जो ये देश है, अपने देश की अखंडता ये छीन भिन्न न हो जाए, इस वजह से उन्होंने राज्यों को एक तुरंत रूप से विलय करने के प्रयास किए। और इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया, और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, और फजल अली ने वापस से एकीकरण किया। और एकीकरण करने के बाद मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि अजमेर मेरवाड़ को राजस्थान में फिर 1956 में विलय कर दिया गया। और राजस्थान अगर पूछा जाता कि पूर्ण रूप से विलय कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजसमंद झील का निर्माण 1662 में ईस्वी में मेवाड़ के किस राणा द्वारा किया गया? राजसमंद झील का निर्माण 1662 में हुआ था। कब हुआ था? 1662 में, और महाराणा राज सिंह के समय हुआ था। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई थी। मैं बताता हूँ कि राणा सांगा एक महान योद्धा हुआ करते थे, और राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में बनी हुई है। अब इनमें देखो 1500 लगभग 27 की बात है, 27-28 की बात है, खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था लगभग युद्ध। और उस टाइम में महाराणा सांगा मूर्छित हो गए थे, मतलब उनकी जो शरीर है वो एक प्रकार से माना जाता था कि बताया जा रहा था कि उनका जो शरीर है बहुत गंभीर स्थिति में था। और फिर उनको कहाँ लाया गया? फिर युद्ध क्षेत्र, युद्ध भूमि से बसवा लाया गया, और बसवा से फिर वो अपने ठीक हुए, इलाज हुआ, उपचार हुआ, वापस उन्होंने सैन्य संगठन सुचारू रूप से संगठित किया। इसके बाद चंदेरी की शासक मेदिनी राय पर हमला होते हुए इन्होंने उनकी सहायता के लिए वहाँ जाते वक्त एक स्थान पड़ता है कापिल, और वहाँ कापिल स्थान पर जो राजपूत राजा थे, अन्य जो राजपूत शासक थे, सरदार थे, उन्होंने इनको विष दे दिया। उनका ये कारण था कि वह युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, वो अन्य जो राजपूत राजा थे वह युद्ध नहीं लड़ना चाहते, इसलिए महाराणा सांगा को विष देकर हत्या कर दी। और फिर इसकी मांडलगढ़ लाया गया, और मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई। राणा सांगा को सैनिकों का भगवान वेश किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कि राणा सांगा को सैनिकों का भगवाना वेश कहा जाता है, और ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये तो सैनिकों के क्या हैं? भगवान वेश हैं। किसने अपनी जीवनी में राणा सांगा का वर्णन कर बताया कि उसका मुल्क 10 करोड़ आमदनी है? आमदनी बाबर का था। उसकी सेना 1 लाख थी, और उसके बाद 7 राजा था, 9 राव और 104 सरदार रहते थे बाबर के। इसके बचा थे नेक्स्ट है 1457 में कुंभा व मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध में, जिसमें कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में कुशला माता का मंदिर बनाया। और कुशला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? बेराट बदनूर में। क्या हुआ था कि मालवा और मोहम्मद खिलजी, कुंभा व मालवा के मोहम्मद खिलजी के बाद युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा की क्या हुई? विजय हुई। और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कुशल माता का मंदिर बनाया। और कुशल माता का मंदिर कहाँ है? बेराट गढ़बदनूर। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ के नरेश विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य 1534 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बीका पहाड़ी का युद्ध। ये किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? बीका पहाड़ी का युद्ध नाम जाता है। और मैंने आगे भी बताया कि 1535 में क्या हो जाता है? 1535 में मेरे भाइयों, 1535 में क्या हो जाता है? जोर हो जाता है। किस के नेतृत्व में होता है? रानी करमवती के नेतृत्व में होता है। यह चित्तौड़ का सेकंड शाखा था। चित्तौड़ का सेकंड शाखा
था। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पर मैं बढ़ता हूँ कि ये बीका पहाड़ी का युद्ध कहलाता था। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी राज चित्तौड़ किले का क्या नाम रखा था? खिरजाबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खिर्ज का के इसका पुत्र का नाम था साथियों खिर्ज का। और उसी खिर्ज का के नाम पर इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिर्ज का रख लिया था। तो राणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना? 1433 में। कब बना? 1433 में। 1433 में बने। और 1433 से लेकर 1468 तक उनका शासन रहा और उनका पुत्र उदय द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। चित्तौड़ के दूसरे शाखा में केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया? बाघ सिंह। किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में किया गया। और बाघ सिंह ये अपने ये प्रतापगढ़ के देवलिया के शासक हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में दूसरा शाखा हुआ। चित्तौड़ का 9 कोठा या नवलखा महल किसने बनाया था? राणा बलवीर ने बनाया था। किसने बनाया था? राणा बलवीर ने बनवाया था नवलखा महल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, नवलखा महल किसने बनाया था? राणा बलवीर ने। बलवीर जैसे ही विक्रमादित्य की हत्या हुई उस समय बलवीर ने ठान लिया था कि मैं चित्तौड़ का शासक बनूं, इसलिए उन्होंने हत्या वगैरह युद्ध हुए और फिर वो महाराणा उदय सिंह को मारने वाले थे। इस प्रकार पन्ना राय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह को बचाकर वो कुंभनेर चली गई। और वहाँ एक व्यक्ति है जिनका माना जाता आशा देव राय, उन व्यक्ति ने उन्हें शरण दी थी और वहाँ महाराणा उदय सिंह बड़े हुए और उसका फिर राज्याभिषेक सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में कर दिया था। और व्यवस्थित फिर इसके बाद राज्याभिषेक होने के बाद 1540 के आसपास कुंभा अपने चित्तौड़गढ़ की दुर्ग के बन जाते हैं शासक। और अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ की प्रथम राजा कौन थे? अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले महाराणा उदय सिंह थे। तो साथियों, इस प्रकार अच्छा शासन लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, तथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।